अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जो दो चैप्टर्स पहले परवेज़ मुशर्रफ की सवाने हयात के वीडियोस की शक्ल में अपलोड कर चुके हुए हैं, आज हम उनका तनकीदी जायज़ा लेंगे कि आया परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उन्होंने अपनी जो किताब है, अपनी जो सवाने हयात है, उसमें किस कदर सच्चाई और साफ गोई से काम लिया है। कोशिश करेंगे कि हम अक्ली और तारीख़ी वाक़यात के हवाले से कुछ जांच पड़ताल कर सकें। वैसे तो परवेज़ मुशर्रफ की किताब इन द लाइन ऑफ फायर जो है उस पर काफ़ी तबसरे हो चुके हुए हैं, काफ़ी जगहों पर उसके इक़्तिबास छप चुके हुए हैं, और हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि बग़ैर किसी तासुब और बोझ के, जिस तरह हमने उसके दो चैप्टर्स पहले अपलोड किए हैं, एज़ इट इज़ परवेज़ मुशर्रफ की ज़ुबानी हमने उनको अपलोड किया है, लेकिन अब हम एक अपनी तनकीदी नज़र से उसको देखने की कोशिश करेंगे। जब हम पहले चैप्टर की तरफ आते हैं तो परवेज़ मुशर्रफ साहब अपनी आप बीती में अपने बचपन के वाक़यात बताते हैं, और वो ये बताते हैं कि जब वो हिजरत करके आए थे तो उस वक्त क्या हालात थे। अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करते हुए और जो हिजरत के मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू करते हुए अचानक से वो ये बताते हैं कि उनके वालिद 7 लाख रुपए इंडिया से लेकर हुकूमत पाकिस्तान के लिए आए थे वहाँ से, जो एक अमानत थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इस बात का कहीं कोई तज़किरा नहीं किया कि वो किसने दिए थे, वो कौन सा इदारा था जिसने 7 लाख रुपए जैसी ख़तीर रकम परवेज़ मुशर्रफ को दे दी थी, और वो कौन से लोग थे जिन्होंने ये ज़िम्मेदारी इनको सौंपी थी, और वो कौन से लोग थे जिनके हैंड ओवर उन्होंने ये रकम की थी पाकिस्तान में आकर। बस उन्होंने ये बताया कि ये 7 लाख रुपए वो लाए थे, वो कहाँ से मिले, किसको दिए, क्या हुआ, ये इनकी जमा पूंजी थी जो उन्होंने पाकिस्तान को दी, या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको दिए थे, या इंडियन गवर्नमेंट ने दिए थे। ये तमाम बातें परवेज़ मुशर्रफ की शुरुआत के वाक़यात में कहीं कोई इनका तज़किरा नहीं। बस ये एक ड्रामेटिक टच था कि वो लेकर आए और उन्होंने हिफाजत से पाकिस्तान लाए। इसके बाद उन्होंने पूरी किताब में उसका कोई तज़किरा नहीं किया। दूसरी बात, उन्होंने अपने आप को सैयद के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ने की कोशिश की है, और इसमें उन्होंने अपना कोई शजरा नस्ब या कोई और तफसील बताने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ये बताया कि वो आबा व अजदाद जो हैं ये कहते आए हैं उनके कि वो अरब से आए थे और हिंदुस्तान आकर आबाद हो गए थे, और वो सैयद ख़ानदान से थे। उनका ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाकर नस्ल से या शख्सियत से और नस्ल से जाकर मिलता था। अगर मान भी लिया जाए कि अगर वो इस बात में हक़ बजानिब थे, तो परवेज़ मुशर्रफ ने अपने आबा व अजदाद की लाज नहीं रखी, और वो कारनामे सर अंजाम दिए जिनमें मज़हब के हवाले से भी आप देख सकते हैं, और लाल मस्जिद और अकबर बुगटी के हवाले से भी देख सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे मतनाज़ किस्म की शख्सियत आगे आएगी जिसमें उनके वालिदैन का जो है रक़्स करना, और उनके वालिदैन का जो है वो मग़रबी दुनिया में मग़रबी तर्ज़ तालीम और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे उनका मज़हबी होना जो है वो साबित नहीं होता। मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे कि परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उन्होंने अपनी वालदा की नौकरी की बात तो की है कि उनकी वालदा एक स्कूल में उस्तानी थी और काफ़ी दूर तक पैदल चल के आया करती थी, उनके लिए फल भी लाया करती थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके वालिद किस महकमे में नौकरी किया करते थे और उनकी तनख्वाह कितनी थी, और उनकी उस घर में उनकी रूटीन क्या थी। इसके बारे में उन्होंने कुछ भी अपनी किताब जो है उसमें बताने से गुरेज़ किया है। और अगर हम बात करें उनकी वालदा की रहमदिली का, जो बहुत अहम पहलू है हमारे हवाले से, कि उनकी वालदा ने एक चोर को माफ़ कर दिया जो उनके घर में दाखिल हुआ था, और जिस में परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी बहादुरी से उस चोर को पकड़वाने में अहम किरदार अदा किया। तो उनकी वालदा ने उनको चोरों को न सिर्फ माफ़ किया बल्कि उनको खाना भी खिलाया। इसका मतलब ये हुआ कि परवेज़ मुशर्रफ ने भी चोरों को माफ़ करके और उनको खाना खिलाया और उनको बाहर भेज दिया। किसी चोर को कोई सज़ा नहीं दिलवाई बल्कि कर्ज़खोरों को आम माफ़ी दे दी, और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ दिलवाने वाले और पाकिस्तान को कर्ज़ों में डालने वाले जो मुख्तलिफ़ किस्म की शख्सियात थी उनका मुहासबा नहीं हो सका।
تو وہ بھی اسی طرح جو ہے پرویز مشرف جو ہے اسی طرح انہوں نے چوروں کو معاف کیا. اور ایک جگہ پر جب ایک امریکی چینل نے ان سے بات کی کہ آپ نے تو وردی اتارنے کا وعدہ کیا تھا، تو انہوں نے ٹی وی چینل پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ صرف زبانی کلامی وعدہ تھا، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اگر ہم زبان کی بات کرتے ہیں کہ ان کے بقول زبانی کلامی جو وعدہ ہے اس وعدے کی کوئی وقت نہیں ہے، تو یہ ہمارے ملک کے تاجروں کے لیے بھی کوئی اچھی مثال نہیں ہے، جو روزانہ کی بنیاد پر تجارت کرتے ہیں اور ان کا تمام تر کاروبار جو ہے وہ انہی کی زبان پر چلتا ہے. اور اب ہم آخر میں جو آخری واقعہ ہے آج کے دن کا، یعنی آج ہم جس آخری واقعے کے بارے میں بات کریں گے وہ پرویز مشرف نے جو بیان کیا، اس میں 4 سے 6 سال کی عمر میں ہی انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ اگر پاکستان کی حفاظت کے لیے ان کو اپنی جان بھی دینی پڑے تو وہ اس سے گریز نہیں کریں گے. تو ایسی چھوٹی سی عمر میں 5 سے 6 سال کی عمر میں اپنے لیے یہ بات کہنا کہ یہ اس دور کا اس بچپن کا عہد تھا کہ میں اس ملک کے لیے اپنی جان تک قربان کر دوں گا، تو عقلی دلائل اس کو بھی نہیں مانتے کہ اتنا بڑا دانشور اور اتنا بڑا فلسفی اور اتنا بڑا محب وطن ایک 4 سال کا بچہ یا 5 سال کا بچہ، حتیٰ کہ 6 سال کا بچہ بھی کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ تمام تر باتیں جو ہیں وہ بعید القیاس ہیں اور ان کے بارے میں خیال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا کوئی ممکن ہے. تو ان پہلے 2 چیپٹرز کا ہم نے تنقیدی جائزہ لینے کی کوشش کی ہے اپنی اس ویڈیو میں. امید ہے آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز اور ان کی پوری کتاب کے بارے میں سننے کا تجسس رہے گا، اور اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن دبا دیں گے تاکہ آپ کو ان ٹائم نوٹس ملتا رہے کہ اب ہماری نئی ویڈیو ان کے اگلے چیپٹر کے بارے میں اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہے، اور جس کو آپ سن سکتے ہیں اور جس کے بارے میں آپ کمنٹ باکس میں سوالات کر سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کو اچھا لگے اس ٹاپک پر ویڈیو بنوا سکتے ہیں.